बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। बात करेंगे कि जनाब गुज़िश्ता बुध से जब से आईएसपीआर की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान किया गया और उसमें जो है वो बड़े पैमाने पर जो तकर्री और तबादले हुए। एक तो यह है कि जब से आईएसपीआर की तरफ से ऐलान किया गया उससे 2 दिन पहले ख़बर कैसे लीक हुई। सवाल ये पैदा हो रहा है कि ख़बर पहले कैसे मार्केट में आई और सोशल मीडिया पे हर जगह पे, इवन हमने भी एक दिन पहले, बुध से एक दिन पहले आप देखेंगे तो हमने भी इस पे बात की है और बड़ी क्लियर हमारे ज़राए भी ये बता रहे थे कि जनाब जो नदीम अहमद अंजम हैं, जो कोर कमांडर पहले कराची रहे हैं, वही डीजीआईएसआई नए डीजीआईएसआई हैं और इस हवाले से हमने इस पे बात भी की। सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसमें जो मेजर जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई और वो ये कह रहे हैं कि वो उनके लिए भी सरप्राइज़ है कि ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आर्मी के जो तबादले तकर्रियाँ होती हैं वो आईएसपीआर से भी पहले यानी मीडिया तक पहुँच जाएँ और उसके बाद आईएसपीआर की तरफ से ऐलानात करने के बाद, ऐलान होने के बाद, बुध के बाद से अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी ना होना और ये एक डेडलॉक का सामने आना। एक तो ये, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये लीक क्यों हुआ? क्या ये सोची समझी साजिश के तहत लीक किए गए नाम ताकि देखा जा सके कि क्या मामला है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म कुछ मामलात में शायद हमारे साथ कुछ मामलात में वज़ीर-ए-आज़म एग्री नहीं थे, तो जिसकी वजह से ये खबर पहले मार्केट में दे दी गई। मार्केट में देने के बाद फिर आईएसपीआर की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो मार्केट में लाई गई और उसके बाद मरीम नवाज़ उसी दिन आईएसपीआर से अब चंद घंटे कबल आप देखें तो मरीम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती हैं और वहाँ पर वो खुलकर मेजर जनरल हैं फैज़ हमीद, उन पर खुलकर जो है वो हमले करती हैं और उसमें वो पूरी वो अपनी पटिशन की बात करती हैं कि जनाब हमने पटिशन दी और उसमें उन्होंने जनरल हमीद फैज़ हमीद पर जो तनकीद की वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते थे, अभी नहीं चाहते थे कि डीजीआईएसआई के फ़ौरन तबादला जो है वो कराया जाए। इस बात में उनको कोई मसला नहीं है कि नए डीजीआईएसआई जो आए हैं या वो हैं, लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि वो शायद अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या अभी वो समझ रहे थे कि अभी जनरल फैज़ को इस मौके पर होना चाहिए था जब चेयरमैन नैब की तोसी का मामला है और साथ ही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी लड़ाई चल रही है और एक राय ये दी जा रही है कि जनाब ये मामलात हैं। और फिर जो है वो दूसरी तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जनरल फैज़ हमीद जो है वो टारगेट पे 2017 से रहे और 2021 हो गया और मुसलसल जो है मुस्लिम लीग नून, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ स्पेशली वो उनका नाम लेकर उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर उनको जब कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया और उसके बाद एक क्रिएट जो कहा जा रहा है कि प्री रेक्विजिट होता है कि कोर को कमांड करना किसी भी आर्मी चीफ़ के लिए ज़रूरी होता है, तो वो जब से वो कोर कमांडर लगा दिया गया तो उसके बाद ये एक मज़ीद उसमें कन्फर्मेशन हो गई कि वो अगले आर्मी चीफ़ भी आ सकते हैं। तो उसकी वजह से ये नहीं उनको भरपूर कंट्रोवर्शियल करने की मुस्लिम लीग नून या मरीम नवाज़ ये चाहती हैं कि वो ये हो मामला। एनी हो, ये जो तकर्री तबादले हुए हैं वो पहले आपके सामने रख लेते हैं। वो बड़ी अब तो हर ज़बान ज़दियाम है, हर एक को पता है कि आईएसपीआर की जानब से जो बुध को, ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ बुध को, उसके बाद से अभी तक कुछ मामलात में डेडलॉक है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फ़ौरन कोर कमेटी का इजलास आपको पता है बुलाया। सलामती जो मामलात हैं नेशनल के डिफेंस के मामलात और सलामती के हवाले से वो कमेटी बुलाई गई, उस पर जो है वो कहा जा रहा है कि वो भी मकसद यही था, कोर कमेटी का मकसद यही था। फिर वो उन्होंने दुबई जाना था और दुबई का प्लान उन्होंने कैंसिल किया। फिर उन्होंने जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं जो अमेरिका की वो ख़ातून आई, उनसे भी मुलाकात नहीं की। तो ये 4-5 इंसिडेंट इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर अंदर हुए हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मामूल की मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही। एनी हाउ ये जो चीज़ें आई हैं, एक तो जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करने की बात की गई, ज़ाहिर है चीज़ें क्लियर हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद को सदर नेशनल यूनिवर्सिटी और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला, जबकि कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर किया गया। और इसी तरह
ये भी कहा जा रहा है फ़ौज की तर्जमान की जानब से कि मेजर जनरल आसम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर उन्हें पाक फ़ौज का एजुडेंट जनरल तैनात जो है वो किया गया है, और ये चीज़ें सामने आई हैं। अब नए जो DGISI आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम, उनके बारे में जो ज़रा अभी तक काफ़ी डिटेल वैसे है उनकी, लेकिन कुछ चंद चीज़ें आपको बता देते हैं। एक तो यह है कि वो पंजाब रेजिमेंट से उनका ताल्लुक़ है, कमीशन लेने के बाद वो अभी तक इस ओहदे पे पहुँचे हैं। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान वो IGFC तैनात रहे बलूचिस्तान में। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के दौरान भी एक इन्वेंट्री की ब्रिगेड को भी कमांड उन्होंने किया। फिर उसके साथ साथ सिंध में भी वो जब कमांडर फाइवर थे, सिंध में भी वो तैनात रहे। फिर बोस इस दफ़ाई तजिया कार, और वो समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद अब आर्मी चीफ़ के ओहदे के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं, क्योंकि ये एक प्री रेक्विजिट था, तो उनका ये था। फिर इसके साथ आप अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून ने जो इल्ज़ामात लगाए उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फैज़ हमीद मुतनाज़ा DGISI क्यों उनको बनाया गया। गुज़िश्ता 5 बरस वो ISI के ओहदों पर रहे। 2 बरस पहले अगर हम देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद यानी 5 बरस तक ISI में उन्होंने खिदमात दी, जिसमें बतौर मेजर जनरल वो जो DG इंटरनल भी रहे, और फिर इंटरनल सिक्योरिटी, फिर वो डायरेक्टर जनरल यानी DGISI बन गए। 3 साल 5 साल उनको ये हो गए। अब फिर 2017 में पहली बार वो उनका नाम बहुत ज़्यादा उछाला गया। उस वक्त जब मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक, आपको याद होगा कि उन्होंने एक बात की थी कि हलफनामा के तब्दीलियों के जो किया गया है उसमें बात की गई थी कि जनाब जो पॉलिटिशियन से हलफनामा लिया जा रहा है उसमें बड़ी संगीन किस्म की ज़रूरी हलफनामा है, उसमें मुझे तो तब्दीलियाँ की गई हैं और ये है वो है। और उसमें उन्होंने 22 रोज़ तक धरना दिया था फैज़ाबाद में। और अब कहा गया कि वो मुज़ाकरात जो करवाए गए वो उस वक़्त जनरल फैज़ ने करवाए, उनको पैसे भी तकसीम किए, फिर उनका नाम बतौर गवाह भी कोर्ट में भी जो है वो आया, और उसके बाद डेफिनेटली उनको उछाला गया। काजी फ़ाइज़ ईसा ने आपको बताया कि एक केस में बाकायदा फ़ैसला देते हुए उनका नाम भी जिक्र किया, ठीक है। तो उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा का मामला भी चल पड़ा। अच्छा, उसके बाद ये भी बात हुई कि उसके फ़ौरन बाद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पैनामा का मामला आ गया। अब पैनामा पेपर सामने आए और फिर सुप्रीम कोर्ट माज़रत के दौरान फैज़ हमीद का नाम एक दफ़ा फिर आया। सुप्रीम कोर्ट में नाम लिया गया कि फैज़ हमीद जो है बड़े एक्टिव है इस मामले में। और फिर DGISI उस वक़्त फैज़ हमीद जो है उनके बारे में ये कहा गया कि वो 2 बार मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के मुकदमे के हवाले से जो जस्टिस सदीकी थे साबिक हाई कोर्ट के जस्टिस, उनके घर भी गए। आल्दो इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, वो तस्दीक कोई भी नहीं कर सके सिवाय इसके कि वो उन्होंने रावलपिंडी बार की एक तकरीब में जो साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी थी उन्होंने वहाँ पर एक तकरीर की, और तकरीर में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़मानत ना देने के हवाले से जजेस पर दबाव जो है वो डाल रहे हैं, और DGISI के उन्होंने वहाँ पर नाम लिया। और उसके बाद ये मामला उठा, केस भी चला, और फिर उनका कहा गया कि इल्ज़ाम जो आपने लगाया है उसको साबित कर दें। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं, वो शायद कोई चीज़ इस तरह का सबूत सामने नहीं आए। अभी मरीम नवाज़ ने बुध के दिन, यानी जिस दिन ISPR की तरफ से नाम सामने आए हैं उससे 2 दिन पहले तो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। बुध के दिन मरीम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने फिर जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उनको तनकीद का निशाना बनाया। और अब ये ज़ाहिर है उनको ये पता है कि जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर बहुत ही अहम पोस्ट है, और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ़ भी बन सकते हैं। मैक्सिमम चांस हो गए, यानी अब रिक्वायरमेंट उनकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। अब ज़ाहिर है वो जब 4 नाम जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के पास, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है वो ज़ाहिर है वो देखेंगे। लेकिन अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अभी ये नाराज़ हो रहे हैं कि चीफ़ को अभी जाना नहीं चाहिए था, अभी मामलात कुछ पड़े हुए हैं, तो फिर और उनके साथ उनकी गुज़िश्ता 2017 से यानी तब से धरने के बाद से लेकर उनका मामला जो है वो चलना शुरू होगा, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, ये ज़राए बता रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि जनरल फैज़ अभी यहाँ से जाते, लेकिन अगर वो इस बात पे यहाँ पर एग्री थे तो डेफिनेटली वो वज़ीर-ए-आज़म बनाने के, उनको आर्मी चीफ़ बनाने में उनको क्या इशू हो सकता है। और एक और बात भी हो रही है कि आर्मी चीफ़ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन मिल सकती है।
और अगर ये सूरत हाल हुई, बहुत ज़्यादा आगे कंट्रोवर्शियल बना दिया गया जनरल फैज़ को, या कहीं इसमें डेडलॉक हुआ तो और 1 साल और मज़ीद जो है वो जनरल फैज़ को, जो जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन लेने में कामयाब हो गए, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि जनरल फैज़ भी रिटायर्ड हो जाएंगे, इसी दौरान वो भी रिटायर हो जाएंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान अभी तक एक तरफ से कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ़ ने भी कोशिश की और कुछ लोगों ने भी कोशिश की कि मुलाकात हो जाए आर्मी चीफ़ और इमरान खान की, लेकिन वो मुलाकात भी नहीं हो सकी। इमरान खान ने वो मुलाकात, अब ये एक ज़रा बता रहे हैं कि इमरान खान नहीं चाहते कि अभी फ़िलहाल मुलाकात हो। और इमरान खान ने कोर कमेटी के इजलास, सलामती कौंसल जो नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसको बुलाया। नेशनल सिक्योरिटी कोर कमेटी का इजलास सिर्फ मकसद ये था कि उसमें चीज़ें की जाए, लेकिन उनको समझाया गया कि इस पर बात ना की जाए। दुबई का कैंसिल हो गया एक्सपो 2020, जिस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी हुआ, यानी इफ्तिताह बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करना था, वो भी कैंसिल कर दिया। फिर अमरीकी खातून जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वेंडी शर्मन, उनसे मुलाकात वो भी नहीं की। और ज़ाहिर वही भी कहा गया कि भारत में उस खातून ने ये कहा कि वो इंटरेस्टेड भी नहीं है पाकिस्तान के साथ उस तरीके से ब्रॉड वे में जो इससे पहले बात हुआ करती थी। अब एक तरफ दोहा में अफ़गानिस्तान और अमेरिका के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और अमेरिका ने जो पाबंदियाँ लगाई थी, जो पैसा रोक के रखा था अफ़गानिस्तान है, वो भी जो है ना रिलीज़ करने की बात की गई है। तो अब एक तो ये है कि अब इसमें कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ ने बात भी की है, मौलाना फजल रहमान ने बात की है, शेख रशीद और फवाद चौधरी ने भी कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में इसकी तस्दीक ज़रूर की है कि मामला ज़रूर गड़बड़ है और मामला हल हो गया है। अब ये कहा जा रहा है मामला हल की जानिब है, और ये कहा जा रहा है कि मंडे को या ट्यूसडे को जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि इमरान खान के। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अदम एतमाद, आपको पता है वज़ीर आला बलोचिस्तान के ख़िलाफ़, आल्दो कि वो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन बगावत और इस्तीफ़ा देने वालों की लाइन लग गई है। आज भी इस पर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। यानी बलोचिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, अभी से ही मामला वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ है। आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का ना होना, ज़ाहिर है मज़ीद इसको इन चीज़ों को तोल दिया जा रहा है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना कि जनाब DGISI के हवाले से उनके नोटिफिकेशन का ना निकालना, और तो ये चीज़ें वो हैं जो अभी मज़ीद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर पकड़ रही हैं। एक ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इन तमाम तर सूरत-ए-हाल में नुकसान जो है वो DGISI जो रहे हैं मेजर जनरल फैज़ हमीद, उनका नुकसान हुआ है, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। एक तरफ मरीम नवाज़ ने, फिर सोशल मीडिया में, अब मीडिया में वो उनको उछाला जा रहा है, और साथ क्योंकि ज़रा उनको जब इसमें दूसरी राय नहीं है कि पेशावर कोर एक बहुत ही अहमियत की कोर है, और ज़ाहिर है उनका इस हवाले से अफ़गानिस्तान के मामले में वो बड़ी गहरी जो है वो डेप्थ भी रखते हैं। उनके सामने सब कुछ हुआ, यानी गुज़श्ता 5 साल वो जब ISI में रहे, तो उन 5 सालों में ही अफ़गानिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर तब्दीलियाँ सामने आई। और एक तकरीबन ये भी कहा जा रहा है 1 साल या 6 माह पहले ही अफ़गानिस्तान में जो है वो तालिबान पहुँच चुके हैं। और उसके बाद जब पेशावर कोर को कमांड करेंगे, तो डेफिनेटली पेशावर कोर बहुत ही अहम है अफ़गानिस्तान के मामले में अगर बात करें, तो उसके बाद डेफिनेटली उनके लिए आर्मी चीफ़ बनना बहुत आसान भी हो जाएगा और वो चीज़ें भी समझ आएंगी। तो मरीम नवाज़ और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का मामला जो है वो भी बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। उसको शायद मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून का एक फैक्शन ये समझता है कि जितना ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल किया जाएगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल करने से शायद वो समझ रहे हैं कि ये वो आर्मी चीफ़ नहीं बन सकेंगे, या वो जो उनको कोर कमांडर बनाया गया शायद वो ना बनाते, या शायद कुछ चीज़ें होती। अब ज़ाहिर है कोर कमांडर वो पेशावर और उसके बाद वो आर्मी चीफ़ बनते हैं, तो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की जो सियासत है उसका क्या बनेगा, ये अब ज़ाहिर है एक फैक्शन ये समझता है मुस्लिम लीग नून के अंदर ही कि ये मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने बहुत ही गलत किया कि वो जो है वो इस हद तक जो शहबाज शरीफ ने कोशिश भी की है कुछ मामलात को दबाने की, लेकिन ये मामला दबने की बजाय जो है वो मज़ीद बढ़ाए गए हैं। और अब वो जो 3-4 साल की शहबाज शरीफ की मेहनत थी उस पर दोबारा से पानी फेर दिया गया। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो नए DGISI आए हैं मेजर जनरल नदीम अहमद अंजम, इनका ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो कोर कमांडर रहे हैं सिंध। और ये भी आपको बता दूं कि ज़राए हमारे बता रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी और PTI को करीब लाने में इनका भी बड़ा अहम किरदार होगा। और आने वाले वक्तों में 2023 में अगर जब इलेक्शन होते हैं तो ये भी हो सकता है। बलूचिस्तान के मामला तो अभी भी आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के मामला तो मैक्सिमम इस्टबलिशमेंट ही को देखने पड़ते हैं।
वहाँ पर ना तो तहरीक इंसाफ इतनी मजबूत है, मुस्लिम लीग नून बिल्कुल फ़ारग हो चुकी है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के पास चले गए हैं वो। तो यूँ यानी बलूचिस्तान और सिंध पीटीआई पीपल्स पार्टी ले जाती है, अगर केपीके में जो है वो पीटीआई ले जाती है, और नून लीग पंजाब में शहबाज शरीफ ग्रुप के पास दी जाती है, तो डेफिनेटली फिर वफाक में जो है वो मामला पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी हो सकता है। और पीपल्स पार्टी को नून लीग तो सपोर्ट कर सकती है, लेकिन जो है वो नून लीग पीटीआई को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये एक तो चीज़ें हैं कि जो एक ग्राउंड बनाया जाएगा उसके बाद। और पीपल्स पार्टी जो है वो अब पीपल्स पार्टी के ऊपर उस तरीके से यानी दबाव जो कि नैब की तरफ से दिया जाता था वो भी नहीं है, और पीपल्स पार्टी भी खामोश है। यानी बिलावल भुट्टो भी बहुत हद तक समझदार हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो या कश्मीर का इलेक्शन हो, उस दोनों आप ख़ित्तों में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में आ चुकी है। सिंध में उनकी हुकूमत है, गुज़िश्ता 13-14 सालों से हुकूमत चल रही है, और वो अगले हुकूमत की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो आजकल जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि वो सिंध गवर्नेंस को गुड करने के लिए जनाब वो दो मशक़ें कर रहे हैं, लेकिन वो आजकल ब्रीफिंग भी ले रहे हैं तमाम महकमों से सिंध में, और कोशिश ये कर रही है और कहा जा रहा है कि वो अगली तैयारी करेंगे। लेकिन साथ जो अभी तक मौजूदा हुकूमत को मसला ये कर रहा है वो बल्दियाती इलेक्शन और इंट्रा पार्टी इलेक्शन और तंजीमी मामलात में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं लेके आ सकी। आवाम को जो है वो ग्रास रूट लेवल पावर्स देने के लिए मुश्किलात का सामना है, और वो मुश्किलात बढ़ाई हैं पीटीआई के अपने एमपीएज़ एमएनएज़ ने, ब्यूरोक्रेसी ने। और ब्यूरोक्रेसी और एमएनएज़ एमपीएज़ नहीं चाहते कि बल्दियाती इलेक्शन हों और इक़्तिदार जो है वो आवाम तक पहुँचे, जिसकी वजह से अब ग्राउंड पे आप देखें तो तहरीक इंसाफ को वो जो पहले पजीराई मिलती थी वो पजीराई नहीं नज़र आ रही है। और अब देखना यह होगा कि क्या नुकसान उठाने के बावजूद तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन करवाती है, या कोर्ट के कहने पे मजबूर होकर बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे। दूसरी तरफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन या तंजीमी मामलात में बुरी तरह से वो आपके सामने मामलात हैं। सिर्फ कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं जो कि ना चाहते हुए करवाए गए हैं, वो भी वज़ीर दिफा जो हैं वो नाराज़ थे, तो शायद उन्होंने कह दिया कि भाई करवा दें। जो तहरीक इंसाफ हुकूमत समझ रही थी कि ये नहीं होने चाहिए, ये भी अगले साल होने चाहिए, उस पर आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी, लाहौर 2 बड़े कैंट्स हैं, दोनों में नशिस्तों की सूरत आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त जो है वो हुई है। ये ओवरऑल सूरत थी, वो आपके सामने रखनी थी, लेकिन दाल में कुछ काला ज़रूर था जिसकी वजह से ये धुआं उठता है। डेफिनेटली जहाँ कहीं धुआं उठता है तो वहाँ आग ज़रूर होती है। ये बात कर देना कि जनाब इमरान खान जो है वो खामोश हैं, इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया जनाब, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी का बुला लिया, इमरान खान ने जनाब जो है वो दुबई जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, इमरान खान ने डिप्टी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अपना अमेरिकन उससे मिलने से इनकार कर दिया, और फिर आर्मी चीफ से भी मुलाकात नहीं हो रही, और फिर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और शेख रशीद वज़ीर दाखिला आके करें कि हाँ कुछ मामला है लेकिन मामला हल हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग ये कहें कि कोई मामला है ही नहीं। तो इसलिए कुछ मामला ज़रूर है लेकिन उस हद तक मामला नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में भी आपके सूरत हाल आपके सामने है। ओवरऑल बाहर के मामलात में भी अमेरिका के साथ भी तल्लुकात आपके सामने हैं, तो काफ़ी चीज़ें गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गई है हुकूमत को बड़ी सोच समझ के। अगर मिलिट्री और यानी सिविल और अस्करी जो क़यादत है वो एक पेज पे नहीं होगी तो मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। अभी तक ले इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।